गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हमने डिटेल में बात करी थी कि ग्लाइकोलाइसिस से कैसे एनर्जी आती है और कैसे NADH बनता है, ATP बनता है। ऐसे ही सिट्रिक एसिड साइकिल TCA साइकिल में हमने देखा कि FADH2 और NADH बनता है। इनसे ATP कैसे बनता है, इस प्रोसेस के लिए ज़रूरी है कि ये NADH और FADH2 ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करें और उन इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीपल कॉम्प्लेक्सेस से होते हुए फाइनली ऑक्सीजन को दिए जाते हैं, है ना। तो हम इस पूरी प्रोसेस में जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं उनको कलेक्टिवली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोला करते हैं। तो ATP हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ATP का जो हाई एनर्जी फॉस्फेट है, हाइड्रोलिसिस के बाद में जब वो अलग होता है तो एक ऑप्टिमम अमाउंट में एनर्जी देता है। वो जो एनर्जी के पैकेट्स हैं वो बायोलॉजिकल रिएक्शंस के लिए बड़े सूटेबल है। ना तो वो बहुत ज़्यादा होती है एनर्जी और ना ही तो वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये ATP ज़्यादातर ATP कैसे बनती है? जैसा कि हमने देखा कि ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP का आउटपुट आता है ना। TCA साइकिल में एक ATP या एक GTP बनता है एक पायरूवेट से। तो अगर हम पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी माने तो 2 ATP या 2 GTP बनेंगे। लेकिन बाकी की ATP एनर्जी कहाँ से आती है? तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो केमिकल एनर्जी सिट्रिक एसिड साइकिल में NADH और FADH2 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इकट्ठी करी गई थी, जो बनाई गई थी, जो कंजर्व करी गई थी, जिनको हम कलेक्टिवली क्या बोला करते हैं, रेडॉक्स इक्विवेलेंट्स, है ना। उस NADH और FADH2 से ही ATP बनाया जाता है। अब वो कैसे बनाया जाता है कि ये NADH और FADH2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। एक सीरीज ऑफ कंपोनेंट से होते हुए ये डोनेशन होता है। ये किसी एक कॉम्प्लेक्स को देंगे, वो फिर किसी और कॉम्प्लेक्स को देगा, वो फिर किसी और को देगा और फाइनली मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे जाते हैं और प्रोटॉन के साथ में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मिलके मेटाबॉलिक वाटर बना लेता है। ठीक है, जैसा हमने पढ़ा होता है ना कि कैमल को पानी की रिक्वायरमेंट बड़ी कम होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने मेटाबॉलिक वाटर को काम में लेता है। तो ये मेटाबॉलिक वाटर कहाँ से आता है? जो मेटाबॉलिज्म होती है उसमें वाटर कई रिएक्शंस में एज अ बाई प्रोडक्ट बनता है। वो वाटर जो होगा उसको हम क्या बोला करते हैं, मेटाबॉलिक वाटर। ठीक है, तो जब ये ऑक्सीजन को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करे जाते हैं तो प्रोटॉन का मेम्ब्रेन के अक्रॉस, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अक्रॉस उनका ट्रांसपोर्ट होता है और उससे वापस ATP का बनाया जाता है। ADP पर एक फॉस्फेट अटैच करवा दिया जाता है। तो क्योंकि ये पूरी की पूरी प्रोसेस ऑक्सीजन डिपेंडेंट है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। और इस प्रोसेस का जो स्ट्रक्चरल बेसिस है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होगी तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होना नामुमकिन सा केस है, जो भी लिविंग सेटअप हमने आज तक स्टडी किया उसके हिसाब से। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस होता कहाँ है? ये माइटोकॉन्ड्रिया, जैसा हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन्स होती है ना। इस डायग्राम में आप बहुत क्लियरली देख पाते हो, ये इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन में आप देख रहे हैं काफ़ी सारे पोर्स बने हुए हैं। इसका मतलब ये काफ़ी पोरस है, परमिएबल है स्मॉल आयंस और स्मॉल सब्सटेंसेस के लिए। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है, जो क्रिस्टी के फॉर्म में फोल्डिंग्स आप देख पा रहे हो, ये इनर मेम्ब्रेन हाईली इम्परमिएबल है। अगर ये इम्परमिएबल नहीं होती तो शायद इस प्रोसेस से ATP नहीं बनता होता। तो इस पूरी प्रोसेस को हम डिटेल में समझेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। और इसका रोल क्या है? मेनली इसका रोल है NADH और FADH इनका ऑक्सीडेशन करवा के और उससे जो फ्री एनर्जी जो रिलीज होगी उससे ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप करेंगे। किसके अक्रॉस?
इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के क्रॉस। जैसे इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये 4 कॉम्प्लेक्सेस है जिनको 1 2 3 4 हम लिख रहे हैं, लेबल किया गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, ये इनमें से फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये प्रोटॉन को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से उठा के पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ले जाते हैं। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस मतलब इनर और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसको हम क्या बोला करते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और एटीपी फिर कैसे बनेगा, इन्हीं प्रोटॉन्स को एक और अलग से कॉम्प्लेक्स होगा जिसको कॉम्प्लेक्स 5th या एटीपी सिंथेज बोल देते हैं, उससे होते हुए पेरी माइटोकॉन्ड्रियल से वापस मैट्रिक्स में इन्हीं प्रोटॉन्स को पंप किया जाएगा। तो सोचिए कि अगर ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन परमिएबल होती तो ये प्रोटॉन तो जो एक तरफ जा रहे हैं वो दूसरी तरफ अपने आप आ जाते तो ये एटीपी सिंथेज के थ्रू नहीं आते, और एटीपी सिंथेज के थ्रू नहीं आते तो एटीपी का सिंथेसिस नहीं हो पाता था। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है, जो आप इस ओवरव्यू में देख रहे हैं, इसको हम 1 by 1 डिटेल में कंसिडर करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी कंसिडर कर लिया कि माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन जो होती है इसमें काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, सीरीज होती है उनकी, और ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ज़्यादातर इंटीग्रल प्रोटीन के फॉर्म में होते हैं जिनके पास में अलग अलग टाइप के प्रोस्थेटिक ग्रुप है। एक्चुअली ये प्रोस्थेटिक ग्रुप ही हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करते हैं। ठीक है, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लेंगे या देंगे, या 2 इलेक्ट्रॉन को लेंगे या देंगे। ठीक है, तो टेक्निकली इलेक्ट्रॉन कैरिंग मॉलिक्यूल्स जो है वो 5 टाइप के हैं इस प्रोसेस में। NAD निकोटिनेमाइड डाई एडेनिन, ठीक है, FAD, यूबिक्विनोन जिसको हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी इसको कोएंजाइम Q भी बोल देते हैं। साइटोक्रोम्स जो कि 2-3 टाइप के होते हैं जो हम डिटेल में देखेंगे, और 5वां टाइप आता है आयरन सल्फर प्रोटीन। इनकी एक साइंटिस्ट थे रिस्क ने इनके बारे में बताया था, इसलिए इनको रिस्क आयरन सल्फर प्रोटीन भी कहा जाता है। यूबिक्विनोन जो होता है वो सॉल्यूबल साइज का होता है, सॉल्यूबल होता है और छोटे साइज का होता है। सॉल्यूबल मतलब ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा, इसलिए मेम्ब्रेन में ये फ्रीली डिफ्यूज करता है। कौन सी मेम्ब्रेन में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। इधर से उधर आसानी से, दाएं से बाएं कैसे भी ये जा सकता है, मूव कर सकता है। तो इसका बड़ा इमेंस यूटिलिटी है, वो हम यूटिलिटी आने वाले कुछ डायग्राम्स में समझेंगे। फिलहाल आप इसका एक बेसिक ओवरव्यू ले लीजिए कि इन प्रोटीन्स का काम क्या क्या होता है, या इनका जनरल नॉलेज क्या है बेसिकली। ऐसे ही दूसरा आता है साइटोक्रोम्स। साइटोक्रोम्स 3 टाइप के हैं, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C। अब ये 3 टाइप किस बेसिस पे आई है? इन साइटोक्रोम्स के पास में हीम ग्रुप होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा होता है? हीम। और ये प्रोस्थेटिक ग्रुप की वजह से ये साइटोक्रोम 550 to 600 नैनोमीटर, जो कि एक विजिबल स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ है, इस वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो कोई इनमें से 560 के आसपास एब्जॉर्ब कर रहा होगा, कोई 570, कोई 590 to 60। इस तरीके से डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट लाइट एब्जॉर्प्शन दे जनरेट द डिफरेंट absorption spectra. That's why they have been labeled as different cytochromes, cytochrome A, B or C. Another difference between these cytochromes are the heme cofactor is covalently bound with the C-type cytochrome. Okay, but it is not covalently bound with the A and B cytochromes. Electrostatically bound होता है A और B type cytochrome से heme. ओके, इसी तरीके से इनमें एक और मेजर डिफरेंस है जो आप यहाँ पे ब्लू कलर में हाईलाइटेड देख रहे हैं, कि जो साइटोक्रोम C होता है वो भी सोल्यूबल प्रोटीन है, और वो सोल्यूबल प्रोटीन होने के बाद वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ यानी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ अटैच रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से। लेकिन साइटोक्रोम A और टाइप B जो होते हैं वो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इंटीग्रल प्रोटीन का मतलब आर पार,
उनके उस पूरी मेम्ब्रेन के स्पैन करते हुए वो आर पार प्रोटीन्स होते हैं। एक ही प्रोटीन होता है जो पूरी मेम्ब्रेन में बाहर से अंदर की तरफ फैला हुआ होता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट जो रिस्क आयरन सल्फर प्रोटीन्स हैं, इनमें आयरन एटम होता है, एक एटम होता है जो इसके हिस्टिडीन रेजिड्यूज के साथ में जुड़ा होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ये सभी 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में काम करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन को ये ट्रांसफर करवाएंगे। ठीक है, अब ये जो भी हमने ये कंपोनेंट्स देखे थे कौन कौन से, NAD, FAD, यूबीक्विनोन, साइटोक्रोम एंड आयरन सल्फर प्रोटीन, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रोटीन्स के साथ में कॉम्प्लेक्स रहते हैं और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं। तो कितने कॉम्प्लेक्सेस होते हैं? मेनली 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ओके, और ये चारों कॉम्प्लेक्सेस NADH और FADH2 से जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को फाइनली किस तक पहुंचा देते हैं? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन तक। कैसे पहुंचाएंगे? वाया दीज 4 प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। और ये NADH और FADH कितने बन रहे हैं? अगर हम एक सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अगर लें तो हमें अच्छे से पता है 2 NADH ग्लाइकोलिसिस में बनते हैं जो कि साइटोसोल में बनेंगे, और तकरीबन 8 NADH और 2 FADH2 ये कहाँ बनेंगे? सिट्रिक एसिड साइकिल में। याद करिए, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पाइरूवेट बनते हैं और हर पाइरूवेट से 4 NADH और 1 FADH2 सिट्रिक एसिड साइकिल में बनता है, जो आपने पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से समझा था। तो जाहिर सी बात है, एक ग्लूकोज से जब 2 पाइरूवेट बनेंगे तो 2 से कितने NADH और FADH2 सिट्रिक एसिड साइकिल में बनेंगे? मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 4 इंटू 2 NADH एंड 1 इंटू 2 FADH2। ओके, अब इन कॉम्प्लेक्सेस को अगर हम डिटेल में देखें तो कॉम्प्लेक्स 1 इसको बोला जाता है, ये होता है NADH डिहाइड्रोजिनेज। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर एक FMN फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड होता है। वो NADH से एक पेयर इलेक्ट्रॉन का लेता है, एक पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, और फिर आयरन सल्फर प्रोटीन जो इन प्रोटीन्स का जो इस कॉम्प्लेक्स का इंटीग्रल पार्ट है उससे होता हुआ ये क्विनोन को इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तो मीनवाइल ये 4 प्रोटॉन को पंप करेगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप आसानी से यहाँ पे समझ सकते हैं कि 4 प्रोटॉन्स आर पम्प्ड फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू इट्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन पेयर पासिंग थ्रू दिस कॉम्प्लेक्स। दिस इज इंपॉर्टेंट। जब हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को डिटेल में पढ़ रहे होंगे अगले लेक्चर में, तब हम इन्हीं चीज़ों पे वापस ध्यान देंगे कि कितने प्रोटॉन इसने अक्रॉस द मेम्ब्रेन पंप करे हैं। ठीक है, तो NADH डिहाइड्रोजिनेज का काम क्या है? NADH से इलेक्ट्रॉन को लेकर क्विनोन को देना। दूसरा कॉम्प्लेक्स आता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। याद करिए, TCA साइकिल में हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है वो इकलौता TCA साइकिल का ऐसा एंजाइम है जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और ये क्या बनाता है? FADH2। जो FADH2 बनता है वो इसके आयरन सल्फर प्रोटीन्स को दे दिया जाता है, और इसकी वजह से इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती है जिससे कि प्रोटॉन को पंप किया जा सके। तो बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात यह है दोस्तों कि कॉम्प्लेक्स सेकेंड कोई भी प्रोटॉन को मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसफर नहीं करता, रादर ये सिर्फ और सिर्फ FADH2 से इलेक्ट्रॉन को कोएंजाइम Q को ट्रांसफर करेगा, जो कि आगे कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 को देगा। ठीक है, तो कुल मिला के कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो था वो NADH से इलेक्ट्रॉन को लेकर यूबीक्विनोन को दे देता है, और कॉम्प्लेक्स सेकंड जो होता है वो FADH2 से इलेक्ट्रॉन को लेकर यूबीक्विनोन को दे देता है। ठीक है, फिर आता है कॉम्प्लेक्स 3। यूबीक्विनोन चाहे जहां से भी कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन ले चाहे कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन ले, ये फाइनली किसको दे देता है? साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस टर्मिनोलॉजी को। इसमें साइटोक्रोम B और C1 टाइप होते हैं, इसलिए इसको साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है,
जिसको हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन, तो उसमें साइटोक्रोम BF6 कॉम्प्लेक्स होता है, BC1 कॉम्प्लेक्स नहीं होता, तो कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये कॉम्प्लेक्स यूबीक्विनोन जो इलेक्ट्रॉन ले चुका है, तो अब उसको क्या बोल देते हैं हम, यूबीक्विनोल, उनसे इलेक्ट्रॉन को लेता है और अपने आयरन सल्फर, जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कई सारे हीम और आयरन सल्फर कंपोनेंट्स हैं, सेंटर्स हैं, इनसे होता हुआ ये इलेक्ट्रॉन फाइनली ये किसको डोनेट कर देगा, कॉम्प्लेक्स 4 को डोनेट कर देगा। और इस प्रोसेस में ये 4 प्रोटॉन को ट्रांसफर करवाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से किधर, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले हमने बात करी है इसके बारे में कि साइटोक्रोम C जो होता है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बाहर अटैच्ड रहेगा। ये सोल्यूबल प्रोटीन है, यानी ये हाइड्रोफोबिक नहीं है, हाइड्रोफिलिक नेचर का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से जुड़ा हुआ होता है सिर्फ। और ये यहाँ से फाइनली इलेक्ट्रॉन लेगा, कहाँ से, कॉम्प्लेक्स 3 से, और कॉम्प्लेक्स 4 को ये इलेक्ट्रॉन देगा डिफ्यूज होते हुए, ठीक है। और अब हम फाइनल जो आखिरी कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स 4, उसके बारे में बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स 4 में कॉपर सेंटर्स होते हैं, कॉपर सेंटर A, कॉपर सेंटर B, और 2 साइटोक्रोम होते हैं A एंड A3। कॉम्प्लेक्स 4 जो है वो टर्मिनल ऑक्सीडेज है, यानी फाइनली ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा, और उसकी वजह से क्या बना देगा, मेटाबॉलिक वाटर बनाएगा, और मीनवाइल ये 2 प्रोटॉन को पंप करेगा। ओके, देखिए इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि 4 प्रोटॉन पंप हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 4 प्रोटॉन तब पंप हो रहे हैं जब 2 वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं। अगर एक ही वाटर मॉलिक्यूल बन रहा होता तो आधा पंप होगा। कितने पंप होंगे, 2 प्रोटॉन्स पंप होंगे। तो ये हॉलिस्टिक प्रोसेस को इन्होंने दिखा दिया है डायग्राम में। ओके, तो ये इस तरीके से हमारा जो भी सारे जो हमने कॉम्प्लेक्सेस पढ़े, इनकी समरी आप यहाँ पे देखेंगे, जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को समझने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि कॉम्प्लेक्स 1 NADH से इलेक्ट्रॉन लेकर क्विनोन को दे देता है। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स 2 कौन सा होता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, वो FADH2 के इलेक्ट्रॉन को कहाँ तक पहुँचाता है, क्विनोन को। अब क्विनोन कॉम्प्लेक्स 3 को पहुंचाएगा इलेक्ट्रॉन, जहां से साइटोक्रोम C से होते हुए कॉम्प्लेक्स 4 से होते हुए फाइनली इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए जाते हैं। और मीनवाइल कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 3 से 4 इलेक्ट्रॉन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पंप करे जाते हैं, और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज या टर्मिनल ऑक्सीडेज से यानी कॉम्प्लेक्स 4 से 2 प्रोटॉन को पंप किया जाता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। तो हम देखेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में ज़्यादा हो गया है, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, वहाँ से इन प्रोटॉन्स को वापस ATP सिंथेज के थ्रू मैट्रिक्स में लाया जाता है, और इसकी एनर्जी से ADP का फॉस्फोरिलेशन करवा के ATP बना दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ, केमिकल ग्रेडियंट है कि प्रोटॉन में जो H नेचर है, जो हाइड्रोजन का जो नेचर है वो भी है, और इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी है। तो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी है इसकी और केमिकल प्रॉपर्टी भी है, और क्योंकि वो एक तरफ ज़्यादा होता है एक तरफ कम होता है, ग्रेडियंट बनाता है, इसलिए हम इसको क्या बोला करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। आप आने वाले लेक्चर में ये भी देखेंगे कि इसी को, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट सिर्फ प्रोटॉन से रिलेटेड है, इसलिए इसको बोल देते हैं हम प्रोटॉन मोटिव फोर्स, और वही प्रोटॉन मोटिव फोर्स ATP बनाने में काम में आता है। तो ओवरऑल रिएक्शन अगर हम ये सारी देखें तो हमें समझ में आता है NADH हो चाहे FADH2 हो, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को यूबिक्विनोन को दिया जाएगा, Q को दिया जाएगा, फिर वहाँ से साइटोक्रोम B, C1, देन साइटोक्रोम C, देन साइटोक्रोम A, देन साइटोक्रोम A3, और फाइनली मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को दे दिया जाता है। और इसमें लार्ज अमाउंट में फ्री एनर्जी रिलीज होती है, और इस एनर्जी को क्योंकि लार्ज अमाउंट में होती है, इसीलिए ये एनर्जी धीरे धीरे किश्तों में रिलीज करवाई जाती है। मल्टीपल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू सो मच। यूज़ मास्क एंड फील सेफ एंड कोऑपरेट at your end for the government campaign, no mask, no entry. Thank you so much.